नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो करंट अफेयर्स के रिकॉर्डिंग है। इसमें हम लोग एक साल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और रैपिड मोड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो है। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च हुआ था 2014 में। ठीक है, ये क्या बताता है ये कि इसमें आपको जो भी सांसद हैं, सांसद मीन्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उन्हें क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उसमें उन्हें क्या करना है, फिजिकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना है बाई 2019। ये बताया गया था। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द सांसद आदर्श ग्राम योजना, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंदर आती है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उनको क्या बढ़ावा देना, तो यही सारी चीज़ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो एमपी होंगे, ठीक है, बेसिकली जो भी एमपी होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वहाँ पर वो डेवलप करेंगे। पर जो भी राज्यसभा के अगर एमपी की बात किया जाए तो वो स्टेट में कहीं पर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर 2014 से 19 तक का भी जो टारगेट था कि 3 विलेज पर एमपी का टारगेट था, डेवलप करें आप। बट 2019 से 24 का जो टारगेट है वो क्या है, 5 विलेज पर एमपी का जो टारगेट है। इसी से मिलती जुलती एक स्कीम है, दैट इज़ दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज़ दी एमपी रेड स्कीम। एमपी रेड स्कीम में क्या होता है कि जो एमपी होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं। ठीक है, नॉन लैप्सेबल मतलब कि वो लैप्स नहीं करेंगे। अगर आपने खर्चा नहीं किया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसको 2.5 करोड़ ईच में दिया जाता है, यानी कि 2.5 करोड़ करके 2 टाइम्स में दिया जाता है। तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो भी एमपी है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसका जो रोल होता है वो रिकमेंडरी रोल होता है। वो सिर्फ रिकमेंड करेगा कि कहाँ कहाँ आपने खर्चा करना है, पैसे खर्चा करना है। पर जो भी काम है सारा वो कौन करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनका कैसा रोल होगा, एग्जीक्यूटिव रोल होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है कि हम लोगों को जो भी गांव है उनको आदर्श बनाना है। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए 69 अमेंडमेंट, ये न्यूज़ में था, 69 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, 69 अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में बात करता है, ये दिल्ली के बारे में बात करता है। दिल्ली काफ़ी न्यूज़ में था, अभी दिल्ली को ही हाल ही में नेशनल पार्टी का एक रिकग्निशन भी मिला हुआ है। सो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 2 आर्टिकल ऐड किए गए थे, दैट इज़ द 239AA एंड 239A8। तो ये ऐड किया गया था 2 आर्टिकल, जिसमें दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। हर जगह क्या होता है, गवर्नर होता है, पर दिल्ली में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एंड कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द मैटर ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। तो जो दिल्ली है वो क्या है, वो कोई भी जो भी 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो दिल्ली जो है वो स्टेट लिस्ट में तो ऑब्वियसली लाइक ऑल द स्टेट लॉज बना सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली कैन ऑल्सो मेक द लॉज रिगार्डिंग दी, दिल्ली कैन नॉट मेक द लॉज रिगार्डिंग दी पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। तो ये तीनों जो हैं ये सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं सेंटर के अंतर्गत। ये पता होना चाहिए। एंड जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। तो ये पता होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। पर इन केस ऑफ दिल्ली इट इज़ 10%। सो दिस यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, एंड जो दिल्ली का जो सीएम है, ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। दिस यू शुड नो। अदरवाइज क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके पास कैसी होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, जस्ट लाइक इन दी केस ऑफ द गवर्नर। नॉर्मली भी क्या होता है, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, दैट इज मेंशन इन दी आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो 123 के अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे JNK रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो JNK का क्या है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उसको, ठीक है, स्टेट से। ठीक है, तो पहले स्पेशल स्टेटस का था उसका 370 के अंतर्गत, अब उसको यूटी बना दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। तो हमने क्या किया है, पहले JNK के पास क्या था, स्टेट का रिकग्निशन था, हमने उसको डिग्रेडेट करके यूटी बना दिया है। ठीक है, एंड यूटी बनाने के साथ साथ हमने उसका स्पेशल स्टेटस जो था 370 के अंतर्गत, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया है। और जो JNK है, इट इज़ द स्टेट यूटी विद लेजिस्लेचर, उसके पास लेजिस्लेचर जस्ट लाइक द दिल्ली। ठीक है, बट दिल्ली इज़ नॉट अ यूटी। ठीक है,
सॉरी ऑब्वियसली दिल्ली इज़ अ यूटी, ठीक है. सो बेसिकली बट इन केस ऑफ द लद्दाख डोंट हैज़ इट्स लेजिस्लेचर, ठीक है. दिस यू शुड नो. एंड द लद्दाख विद कॉम्प्लेक्स ऑफ द कारगिल लेह डिस्ट्रिक्ट. तो लद्दाख में क्या है, लद्दाख में कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है. दिस यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है. उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अगर बात की जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी इट इज़ ऑफ द टू टाइप, परमानेंट एड हॉक कमेटी. परमानेंट कमेटी मतलब कि जो हमेशा रहेंगी, इट्स लाइक कोई भी कमेटी ऑफ द इंक्वायरी है, ठीक है, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, फंडामेंटल कमेटी हैं, ठीक है, हाउस कीपिंग कमेटी हैं. एड हॉक कमेटी क्या है, ये जो टेम्परेरी बेसिस पर चलती है, टेम्परेरी कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, इंक्वायरी एंड एडवाइजरी कमेटी बन गई. सो दैट इज़ दी एड हॉक कमेटी. एड हॉक कमेटी मतलब एड हॉक कमेटी फॉर्म्स फॉर द स्पेशल पर्पस, ठीक है ना. दिस यू शुड नो अबाउट इट. नेक्स्ट इज द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी. जेपीसी क्या है, जेपीसी को सेटअप करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिल बिफोर द पार्लियामेंट. इट्स लाइक अभी इन द केस ऑफ द अडानी एंड दिस default case. So the Congress party workmen are proposing for the formation of the joint JPC, joint parliamentary committee. तो क्या है joint parliamentary committee, क्या है कि एक पर्टिकुलर बिल के डिस्कशन के लिए आती है. इट इज़ एन ad hoc committee. दिस यू शुड नो अबाउट इट. कैसी कमेटी, इट इज़ एन ad hoc कमेटी, ठीक है. एंड द मेंबर ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए. एंड स्पीकर्स का क्या होता है, फाइनल वर्ड होता है इन दैट डिस्प्यूट्स ओवर द कॉलिंग फॉर द एविडेंस. सो स्पीकर हैज़ द फाइनल से. In the JPC, speaker has the final say. Now the committee gets disbanded following the submission to its report to the parliament. So the moment when the committee will submit its report to the parliament, the committee will dissolve automatically. Next is the departmental related standing committee. Departmental related standing committee क्या है, अभी मैंने बताया था ऊपर. यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है. तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट कमेटी. तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी क्या है, परमानेंट कमेटी ऑफ द रूल्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है. देयर वाज 7th डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी सेट अप इन द पार्लियामेंट इन 1993. तो टोटल कितनी डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कितनी है टोटल, द 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1993. सो दिस वी शुड नो फ्रॉम हियर. नेक्स्ट इन 2004 7 मोर ऐड किया गया था. नाउ कितनी हो गई, 24. 8 works under the Rajya Sabha and 16 works under Lok Sabha. So initially there was a 17 departmental related standing committee, and in 2004 there's 7 more added. Now it becomes the 24. So now it has the 24 departmental related standing committee. 8 works under the Rajya Sabha and 16 works under the Lok Sabha. So this we should know about it. टोटल जो मेंबरशिप की बात किया जाए, टोटल 31 मेंबर हैं. 21 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं कहाँ से, राज्यसभा से, नॉमिनेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर एंड द राज्यसभा चेयरपर्सन. तो जो 21 मेंबर होंगे लोकसभा के, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, द लोकसभा स्पीकर. एंड जो 10 होंगे राज्यसभा से, ठीक है, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, the chairperson of the Rajya Sabha. And total it is 31. 31 member is the departmental standing committee, ठीक है. नेक्स्ट मैक्सिमम जो पीरियड होता है इस कमेटी का कितना होता है, इट इज़ अबाउट द 1 year. द मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल मिनिस्टर्स इज़ नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर. तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम एज ए मेंबर की तरह नॉमिनेट नहीं कर सकते. दिस पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और द लोकसभा इज कंस्टिट्यूटेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू लोकसभा. तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जब भी न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होता है तो उसको कंस्टिट्यूट किया जाता है. फर्स्ट टाइम 1952 में बनाई गई थी. मेंबर की बात किया जाए कि टोटल 15 मेंबर हैं इसमें, किसमें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, ठीक है. स्पीकर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है कमेटी का. जो मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, ये पता होना चाहिए. जो भी रिकमेंडेशन है टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स फॉर द डिस्कशन इन द हाउस, ठीक है. तो जो भी रिकमेंडेशन है वो दिए जाते हैं इसमें. तो ये पता होना चाहिए मेन कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है इसमें टोटल 15 मेंबर हैं. एंड जब भी न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होता है देन दिस कमेटी फॉर्म्ड एंड द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी. नेक्स्ट पता होना चाहिए हमें सेक्शन 144 ऑफ द CRPC एक्ट ऑफ 1977. सेक्शन 144 क्या है कि जैसे कहीं पर भी कोई भी पब्लिक ऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर हम लोग सेक्शन 144 को अप्लाई करते हैं. तो दिस इज रिलेटेड टू द जनरल पब्लिक ऑर्डर, ठीक है. और बेसिकली नॉट मोर देन 2 months मिनिमम वैलिडिटी जो एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ, यानी कि जो भी सेक्शन 144 है, ठीक है.
तो वो 2 मंथ तक लगाया जा सकता है, और जो उसकी मिनिमम वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कितना, 6 मंथ के अंतर्गत, ठीक है। तो कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, सो वी कैन इम्पोज द सेक्शन 144, यू ऑलरेडी नो इट। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे 4-6 लोग हैं ऐसे ग्रुप में नहीं खड़े हों, सो दिस देयर आर सम प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ सेक्शन 144। फीचर्स क्या है कि बेसिकली जो भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो रिमोट क्लोज रहेंगे, जो भी बार है वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे, पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। जो भी इंटरनेट है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। सो दिस कुड बी क्लेम्स क्वेश्चन फ्रॉम हियर दैट अंडर विच प्रोविजन द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू ब्लॉक्स द public internet. So it comes under the section 144 of the CRPC Act of 1973. And the difference between the CRPC Act of section 144 of CRPC Act of 1973 और the कर्फ्यू में क्या होता है, कर्फ्यू में आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते, स्टे इंडोर, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं इन कंपेयर टू सेक्शन 144। कर्फ्यू में आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, बट इन सेक्शन 144 यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ योर हाउस, बट यू कैन नॉट फॉर्म अ एसोसिएशन और ऐसे कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करनी है, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन इन दी सेक्शन 144। बट इन द कर्फ्यू यू कैन नॉट कम आउट ऑफ योर हाउस, दिस यू शुड नो अबाउट इट। एंड ओनली एसेंशियल सर्विसेज आर अलाउड एंड ऑन द प्रायर नोटिस। सो ऑन द टाइम ऑफ द कर्फ्यू ओनली एसेंशियल सर्विसेज आर ऑल अलाउड, बट सेक्शन 144 इम्पोज है, कुछ नहीं अलाउड है, सब बंद है। सॉरी, सेक्शन 144 इम्पोज है तो सारी चीज़ें ओपन है, ठीक है, कर्फ्यू में ओपन नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट 2005, इसमें आपको बारे में पता होना चाहिए कि RTI एक्ट 2005 है, तो इसके आप अंतर्गत क्या आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक्ट आया था इसने रिप्लेस किया था द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2002। सो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 का, उसको रिप्लेस करके क्या आया था, RTI एक्ट आया था। दिस यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ना अपॉइंटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई ना कोई कमिश्नर होगा, सो दैट इज द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। सो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है, दिस वी शुड नॉट अबाउट इट। नाउ ये क्या है, ये एक ही इज़ अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, इसको पता होना चाहिए। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव देन इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स द इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये responsible है basically to give the information. Now this is thing to be noted here that 30 days is the normal course of the action. Now he has to give the report within the 30 days, ठीक है। बट सपोज इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न, ठीक है, कुछ इमरजेंसी है रिगार्डिंग द लाइफ एंड डेथ, सो उस कंडीशन में he can give the information within the 48 hours also. So this we should know about it. Normally क्या for 30 days, 30 days is the time, but in case of the emergency he can you can also sort the information within the 48 hours. Now applicability of the right to information. Now जो right to information है, you can also you can get the information of the RTI under the RTI from the public bodies. Now private bodies are not within the ambit of the RTI. Now if there's a private company, so you cannot just directly seek the information from that private company, ठीक है। So there's some restrictions over there, but you can just seek the information regarding the public offices, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट जो भी बॉडीज़ हैं उसमें टोटली ये इन्फोर्स नहीं होता RTI, सो दिस वी शुड नो अबाउट इट, ठीक है। सो now and the disclosure of the information exempt under the official secret service act, secret act of 1983, ठीक है। if द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज स्यूड, अगर कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक, सो ऑन दैट केस इट कुड ऑल्सो बी डिनाइड द इन्फॉर्मेशन, कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो डिनाई कर सकते हैं अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 और इन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल क्या है, ये पोर्टल क्या है, जो भी कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, उन कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए वी हैव द ई दाखिल पोर्टल एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिड्रेसल जो कमीशन था उसके अंतर्गत 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेमेशन केस के बारे में। डिफेमेशन क्या होता है, किसी को भला बुरा कहना, यानी कि उसकी जो ख्याति है उसको ख़राब करना। सो देयर टू टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। द फर्स्ट वन इज़ द सिविल
डिफेमेशन एंड द सेकंड वन इज़ दी क्रिमिनल डिफेमेशन। ठीक है, तो सिविल डिफेमेशन में जैसे कोई लॉ सूट फाइल किया तो उसके लिए, क्रिमिनल डिफेमेशन में कि अगर कोई क्रिमिनल चार्ज आपके ऊपर लगा रहा है, सो दैट कम्स अंडर द क्रिमिनल डिफेमेशन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और जो भी डिफेमेशन करता है इन केस ऑफ द पार्लियामेंट, आपको पता होना चाहिए द स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी टू डू द डिफेमेशन। जस्ट मेक इट थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको, वो डिफेक्शन होता है बेसिकली, स्पीकर के पास जो राइट होता है वो क्या होता है, डिफेक्शन होता है। डिफेमेशन ये अलग चीज़ है अंडर दी 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है, डिस्क्वालिफिकेशन करता है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और वो जो आता है वो सारा आता है अंडर जो इम्यूनिटी मिलती है अंडर दी आर्टिकल 102। तो ये पता होना चाहिए। राइट टू रीप्यूटेशन, ये क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो राइट टू रेपुटेशन जो होता है, आपकी जो रेपुटेशन है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ है आपका राइट टू लाइफ का। तो ये पता होना चाहिए, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई डिफेमेशन करता है और बेकार का डिफेमेशन कर रहा है, उल्टे सीधे कह रहा है, तो वो इट कम्स अंडर द सेक्शन 499 ऑफ द IPC। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है, इट इज़ रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बस यहाँ से इतना पता होना चाहिए कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, और जो टॉप किया था वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने टॉप किया था। बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो रिलीज़ करता है ये ट्रांस इंटरनेशनल रिलीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स। ठीक है, सो ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, ट्रांस इंटरनेशनल रिलीज़ करता है। ठीक है, ये है, इट इज़ एन एंटी ब्राइबरी स्टैंडिंग सेटिंग्स है। ठीक है, ये करती है, इसके जो 4 पैरामीटर है क्या है कि गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज की ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस और क्या जो इंटरेक्शन है विद द गवर्नमेंट उसकी, उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी है। फिर उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड एंटी ब्राइबरी डिटर्मिनेंट्स। मेन आपको यहाँ से क्या रखना है कि दी ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। ठीक है, तो ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ये कौन रिलीज़ करता है, रिलीज बाय दी ट्रांस इंटरनेशनल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें प्राण पोर्टल के बारे में, पता होना चाहिए। प्राण पोर्टल क्या है, प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, ये किसके लिए, प्राण पोर्टल बेसिकली इट इज़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये पता होना चाहिए कि प्राण पोर्टल जो है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि प्राण मतलब आपका जो प्राण मतलब जान, आपकी जान कैसे आएगी जब आप सांस लेंगे। ठीक है, तो जो प्राण पोर्टल है इट इज़ रिगार्डिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि प्राण पोर्टल जो है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड है, इतनी पता होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या, ये बेसिकली इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें वही हम देखते हैं कि जो भी पोल्यूशन लेवल क्या है रिगार्डिंग द PM10 PM2.5 पार्टिकल्स के रिगार्डिंग ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर बात करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जो भी पोल्यूशन है उसको मीटर करता है। इसके ये पता होना चाहिए कि नेशनल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके 8 मेजर पोल्यूटेंट है। ठीक है, जैसे ग्राउंड लेवल का ओजोन जो है वो कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन PM10 PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। तो ये जो हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं वो पोल्यूटेंट हैं, 8 पोल्यूटेंट हैं अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिर से देख लें, ग्राउंड लेवल ओजोन PM10 PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। तो ये क्या है 8 पोल्यूटेंट हैं अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें ये पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो लेड तो पता ही है हमें, लेड का हमने बेसिकली क्या किया था, लेड जो है हमने पेट्रोल में उसको ब्लेंड करना बंद कर दिया था बिकॉज इट हैज़ वेरियस हैजार्डियस रिपरकशंस। ठीक है, तो हमने उसकी लेड की मिक्सिंग बंद कर दी थी। लेड क्या है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, पहले से हमें पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अभी हमने क्या पढ़ा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इट इज़ सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, सेट करता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इसमें 12 पोल्यूटेंट है। अभी जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसमें कितने पोल्यूटेंट थे, 8 पोल्यूटेंट थे, यहाँ पे 12 पोल्यूटेंट है, दिस यू शुड नो पर। ठीक है,
8 पोल्यूटेंट तो सेम ही है। कौन कौन से? जो अभी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, दैट ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10 2.5, ठीक है, और अमोनिया, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सारे वही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेंजीन भी है, उसके बाद बेंजोपायरीन भी है, फिर उसके बाद आर्सेनिक भी है और निकल भी है। तो आर्सेनिक और निकल ये भी दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इसमें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। समीर ऐप भी किसके लिए है? समीर ऐप इज़ ऑल्सो फॉर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो वी शुड नोट, ठीक है। और समीर ऐप ये कौन डेवलप किया था? वही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ने ही इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट बात करें सफ़र ऐप। सफ़र ऐप क्या है? सफ़र ऐप भी सेम ही है, समीर सफ़र दोनों ऐप जो हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं एयर से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली अगर बात किया, सफ़र ऐप इज़ रिगार्डिंग दी एयर क्वालिटी एंड द वेदर फोरकास्टिंग एनालिसिस। तो सफ़र ऐप जो है वो किसके लिए है? एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग के लिए है। बट द थिंग इज़ कि दिस समीर ऐप इज़ डेवलप्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बट सफ़र ऐप इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। सो ये हमें पता होना चाहिए, सफ़र ऐप इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। एंड सफ़र ऐप किन किन पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है? इट मॉनिटर्स दी PM2.5, PM10, ओजोन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन एंड मर्करी, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेसिकली इसकी ब्लड के साथ मिक्स करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स इट इज़ नियर अबाउट 200 टाइम्स मोर देन कैपेसिटी टू मिक्स विद द ब्लड इन कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, ठीक है, हमें पता है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी आई थी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है? तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी 15 साल से ज़्यादा ओल्ड व्हीकल है, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे? उन्हें हम स्क्रैप करेंगे। सो दिस इज़ दी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ओके। नाउ वन थिंग टू मोर ऐड हेयर, दैट जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है, ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कितना है? 15 साल का है। बट जो प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए क्या 20 साल का है, यानी कि उनको 20 साल की छूट दी गई। तो ये जो है वो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है नया रूल्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा कई सारे रोड टैक्स में भी और कई सारे उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स फॉर द थर्मल पावर प्लांट। आपको पता है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे क्या होता है? कोल होता है, कोल से क्या निकलता है? फ्लाई ऐश निकलता है। तो फ्लाई ऐश के बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में उसको यूज़ करने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं कि ताकि जो जो भी फ्लाई ऐश है उसका 100% क्या हो सके? यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्लाई ऐश बेसिकली है क्या? इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बर्निंग, जो भी कोल बर्न हो रहा है उसका जो भी बाई प्रोडक्ट है, इट इज़ दी फ्लाई ऐश। नाउ व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द फ्लाई ऐश? कंपोजिशन क्या है? इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इतने सारे जो कंपोनेंट हैं वो किस में होते हैं? फ्लाई ऐश में होते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसके बाद फेरस ऑक्साइड और CaO, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। SiO2, Al2O3 एंड Fe2O3 और CaO। तो ये सारी किस्में हैं, ये सारे जो कंपोनेंट हैं वो सिलिकॉन फ्लाई ऐश में हैं ना। अभी क्या है कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? हाउ कुड वी यूज़ दी फ्लाई ऐश? तो द थिंग इज़ कि फ्लाई ऐश के यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे जो भी कंक्रीट प्रोडक्शन है, जो भी घर बन रहे हैं, ठीक है ना, सीमेंट के प्रोडक्शन में, ब्रिक्स के प्रोडक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लैंड फिलिंग्स में हम इसकी माइंस फिलिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश के हम लोग पैलेट्स बना सकते हैं। अदर जो भी मतलब बेसिकली स्ट्रक्चरल पर्पस है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉइल का काम कर सकता है ये काफ़ी, बेसिकली एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्या एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकता है, कैटल फीडर भी यूज़ कर सकता है, सॉइल को स्टेबलाइज कर सकता है एंड डैम कंस्ट्रक्शन। सो ओवरऑल इन द फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और वेरियस अदर पर्पस में वी कैन यूज़ द फ्लाई ऐश। एंड व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश? जो सिलिकॉन SiO2 एंड Al2O3 एंड Fe2O3 एंड CaO, ये सारा क्या है? फ्लाई ऐश का कंपोजिशन है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट भी है कई सारे, जो भी कैंसर कॉजिंग इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अपार्ट क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी नॉट मोर देन मतलब हैवी मेटल की बात करें तो इट इज़ लेड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी सारे एलिमेंट्स हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वाटर की लीचिंग हो सकती है, हैवी मेटल्स ग्राउंड में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? फ्लाई ऐश जो है उसमें कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट भी हो सकते हैं, तो मतलब दिक्कत भी है, बट फिर भी यूज़ तो करना ही है हमें। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर दी ऑप्टिमाइजेशन यूज़ ऑफ द फ्लाई ऐश। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? जैसे गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या कि जो भी GST रेट्स हैं ऑन द फ्लाई ऐश प्रोडक्ट जो उसको रिड्यूस कर दिया है 5% से। यानी कि आप जो अगर 5% अगर आप फ्लाई ऐश से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो यू विल गोइंग टू हैव रिडक्शन देयर। तो आपको 5% का क्या मिलेगा? रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। कई सारे मोबाइल ऐप्स
ऐप बनाए हुए हैं, जैसे हमने आस्क ट्रैक, तो ये मोबाइल ऐप है, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर, ताकि जो भी मॉनिटर कर सके फ्लाई एस को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इन्फ्यूज़र के बारे में। इन्फ्यूज़र क्या है? इन्फ्यूज़र इट इज़ एन एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इन्फ्यूज़र जो है ये क्या करेगा? ये बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा जो भी एयर पोल्यूटेंट हॉटस्पॉट है, ठीक है, ये नियर अबाउट द दिल्ली जो है उनको ये बेसिकली क्या करेगा? ये बेसिकली इन्फ्यूज़र क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय इन कोलैबोरेशन विद द फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा कोलैबोरेट करके इसको बनाया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें अगर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द BS6। तो हमको पता है कि जो भारत स्टेज स्टैंडर्ड है हमने उसको अडॉप्ट किया है। तो BS जो फर्स्ट है वो आया था 2000 में, ठीक है। और इट इज़ जो भी इसके नॉर्म्स हैं, इट इज सेट अप बाय दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दिस वी शुड नो अबाउट इट, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया था 2000 में, क्या किया था, इसके स्टैंडर्ड्स को सेट किया था धीरे धीरे करके ना। ये जो BS6 है का जो मॉडल है ये यूरोपियन बेस्ड मॉडल है, यूयर दैट इज़ दी यूरोपियन स्टैंडर्ड पे ये बेस्ड है, ठीक है। हमने 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद BS2 आया 2001 में, BS3 आया 2005 में, BS4 आया 2010 में, और उसके बाद BS4 के बाद हम डायरेक्टली BS6 पे आ गए 2018 में। यानी कि हमने BS5 को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो हमने BS6 में डायरेक्टली आ गए 2018। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द BS4 एंड BS6? देखो, पहले तो इमिशंस के रिगार्डिंग भी कई सारे डिफरेंस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या? कई सारे जो डिफरेंस है वो रिगार्डिंग द इमिशन है, ठीक है। जैसे प्रेजेंस ऑफ द सल्फर इन द फ्यूल, फ्यूल में सल्फर की प्रेजेंस होती है। जैसे भी मैंने बताया कि लेड की भी प्रेजेंस होती है, तो लेड एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, तो हमने इसको तो मतलब रिमूव कर दिया। बट और भी कई सारे जो है पार्टिकुलर मैटर जैसे PM2.5 ये सब रहते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम BS4 से BS6 में आ रहे हैं। तो BS4 में क्या होता है, 50 पार्ट पर मिलियन ऑफ द सल्फर है, ठीक है। बट BS6 में क्या है, इट इज़ ओनली द 10 पार्ट पर मिलियन ऑफ दी सल्फर कंटेंट है। जो PM2.5 का जो पार्टिकल है BS6 में वो क्या है, 20 to 14 पार्ट पर मिलियन। बट जो BS4 में है इट इज़ 120 पार्ट पर मिलियन। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी नॉक्स है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा नियरली बाई 70%। तो कई सारे जो बेनिफिट है ये हैं इफ़ वी अडॉप्ट द BS4 BS6 नॉर्म्स। फिर फिर आगे बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड द एयर पोल्यूशन। तो जो SO2 है ये क्या है, इट इज़ इन कलरलेस गैस जो कि स्ट्रॉन्ग ओडर होती है। कहीं पर भी सल्फर होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसकी स्ट्रॉन्ग ओडर होगी, और स्ट्रॉन्ग ओडर होगी तो उसके साथ क्या है कि ये एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है, जो भी कोल बर्न करते हैं या भी जो भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ से जो सल्फ़र है उसका इमिशन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सल्फ़र का इमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग है रिगार्डिंग द पोल्यूशन। फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020। इसमें से आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर रिपोर्ट है ये किसको निकालता है, ये हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट निकालता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो 2016 में लॉन्च की गई थी। ये LPG सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भी इसके एप्लीकेंट्स हैं वो कौन होने चाहिए, वीमेंस होनी चाहिए अबव 18 ईयर्स। तो कोई भी वीमेन जो अबव 18 ईयर्स है वो क्या है, शी इज़ एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। जब ये उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी 2016 में, उसके बाद क्या इसका सेकंड फेज़ भी लॉन्च किया गया था विच इज़ नोन एज द PM उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें वही बताया, इसमें जो बेसिकली जो फोकस था वो कौन थे, फोकस जो था वो माइग्रेंट्स थे। तो माइग्रेंट्स पे फोकस किया गया था कि माइग्रेंट्स को हम क्या करना है, हमें LPG सिलेंडर क्या करना है, उनको अवेलेबल कराना है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी हमने देखा कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है हमें क्या, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकालता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ठीक है। तो बस इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें ये बताया गया था कि जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड आपको पता ही है। फिर उसके बाद जो ढाका है बांग्लादेश का, फिर उसके बाद उलंगबटार है मंगोलिया का, काबुल है अफगानिस्तान का, दोहा है कतर का। तो ये क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेशनल मिशन ऑन द यूज़ ऑफ द बायोमास ऑन दी, जस्ट मिनट। नेक्स्ट बात करें हम
द थर्मल एंड द क्लाइमेट एंड द क्लीन एयर कोएलिशन, द क्लाइमेट एंड द क्लीन एयर कोएलिशन। तो जो भी क्लाइमेट और क्लीन एयर कोएलिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। ठीक है, इसमें क्या बात किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि जो भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, यानी कि जो क्लाइमेट में थोड़ी देर के लिए रहते हैं, उन पे फोकस किया जा रहा है क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन में। ठीक है, और उसके बाद अगर बात की जाए कि शॉर्ट लिव्ड एयर पोल्यूटेंट होता क्या है, तो जो भी कार्बन ब्लैक है, मीथेन है, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, और उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये सारे क्या हैं, दीज आर द क्लाइमेट एयर, these are the short-lived pollutant and India is this important, India is the member of the climate clean air coalition। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया मेंबर है किसका, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ द क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन के बारे में मैं उसका मेंबर है। रिपोर्ट कौन कौन सी पब्लिश करता है ये, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट मिटिगेटिंग मीथेन इमिशन। तो ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट। तो क्लाइमेट अडेप्टेशन, ठीक है, क्लाइमेट को कैसे अडाप्ट करें हम लोग। ठीक है, तो ये जो समिट है ये किसने किया था, ये नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि 100 सिटीज़ एक्ट नाउ इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें बात किया गया था, इसमें इसको लॉन्च किया गया था क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट में। क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट किसका था, नीदरलैंड। ठीक है, इसको हॉलैंड भी कहते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको सिर्फ उनका नाम पता होना चाहिए, जैसे अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। सो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इट इज रिलीज बाय द UNEP। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ये IMD दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्च करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, IMD दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1885 में, एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। सो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये एक पार्टनरशिप है कंट्रीज ऑफ द हाईली वल्नरेबल टू द वार्मिंग प्लानट। आपको पता है जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज आर मोस्ट प्रोन टू दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। ये क्या है, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, इट इज़ द साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। साउथ साउथ कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हम लोग साउथ कंट्रीज बोलते हैं, या तो उनमें जो कॉर्पोरेशन होगा दैट विल बी साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, एंड इट डील्स विद द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये पता होना चाहिए, एंड इट फॉर्म्स बाय द मालदीव गवर्नमेंट and India is an observer state. So in the climate vulnerable forum, India is an observer state and it is formed by the Maldives government and it is the South Corporation. ये पता होना चाहिए। Next is the desert and land degraded atlas। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द इसरो। तो इसरो ने क्या किया था कि जो भी एटलस है, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन के बारे में और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में उसको लॉन्च किया था इसरो में। तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि जो भी कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन है वो क्या है, जैसे वाटर इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड इरोजन, क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद फर्टिलाइजर या ओवर ग्रेजिंग, दीज आर द कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जैसे 2018 से 19 के बीच में जो लैंड डिग्रेडेशन की बात की, जो 29.7% जो इंडिया का टोटल जो एरिया लैंड का है वो क्या हो रहा है, वो डिग्रेडेटेड अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इस बात किया जाए, इट इज़ दी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अभी हमने बात किया अभी बात किया हमने डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस विच इज़ लॉन्च बाय द इसरो। नाउ अब हमें एक इंटरनेशनल बॉडी की बात कर रहे हैं विच इज़ दी यूनाइटेड नेशन Convention to Combat Desertification. Now this launched in the 1994, in the year of 1994, and it stands for the United Nations Convention to Combat Desertification. इसमें बात क्या है कि हमें वही करना है, क्या रिस्टोर करना है प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, इन्हांस करना है हमें लिवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन देम, एंड हमें मिटिगेटेड करना है इम्पैक्ट ऑफ द ड्रॉट एंड द वल्नरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ ठीक है, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, COP 14 का, इसमें वही बात किया गया सस्टेनेबल गोल ऑफ अचीविंग द लैंड जो डिग्रेडेड पॉलिसी है, ठीक है, उसको अचीव करना है हमें बाई 2013। तो हमें 2030 तक का क्या करना है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें किसका, लैंड का। ठीक है, ताकि हम जो डिग्रेडेशन है उसको क्या कर सकें, हम लोग रोक सकें। ठीक है, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया था। ठीक है, इनिशिएटिव्स ऑफ द साउथ कोरिया। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें और इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रॉट टूल बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ द KVIC, खादी विलेज इन इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। एंड इट इज़ लॉन्च दी बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन द ड्रॉट उदयपुर राजस्थान। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट बोल्ड है इसमें बात कर रहा है कि हमें बैम्बू की जो कल्टिवेशन उसको क्या करना है, उसको हमें बेसिकली इंकरेज करना है, क्योंकि बैम्बू क्या करता है, बैम्बू रिड्यूस द डिजर्टिफिकेशन एंड इट इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल सपोर्ट को ये प्रोवाइड करता है। इट नीड्स लेस वाटर एंड देयर इज़ अ वन मोर अपडेट दैट जो भी प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पे अगर आपने बैम्बू ग्रो किया है, सो यू कैन जस्ट कट दैट बैम्बू, बट इफ़ दैट bamboo is grown in a particular forest area, so you can't cut that bamboo, ठीक है, because forest cutting is not allowed. So if you are growing the bamboo in your private area, you can just easily cut it, but if you are growing it in the forest, अगर वो forest में grow है तो उसको cut नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट इज़ द लीडरशिप समिट ऑन दी क्लाइमेट। तो ये होस्ट किया था USA ने, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए सकती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। अभी बताया क्या UNEP के बारे में बात करेंगे अभी। UNEP की जो रिपोर्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ फाउंडेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। तो ये पता होना चाहिए, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 के में, उसके बारे में। वैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की, इसी के बारे में, इसी के बाद हमने अपना जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड हो गई थी किससे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972, एंड आफ्टर दैट शी फॉर्म्ड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इन इंडिया। तो ये क्या है, कई सारी इसकी रिपोर्ट हैं UNEP की। फर्स्ट इज़ दी इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट UNEP की बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिशन गैप रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट बात करें ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो है ये रिपोर्ट है किसकी, UNEP की, ठीक है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे, UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, ठीक है। और ये रिलीज़ क्या करता है, अडेप्टेशन रिपोर्ट। क्या रिलीज़ करता है, अडेप्टेशन रिपोर्ट। और कौन कौन सी रिपोर्ट बताया मैंने, इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, दीज आर रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय द UNEP, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए कि UNEP हैज़ 4 फोकस एरिया। कौन कौन से, क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ये 4 जो एरिया हैं किसके हैं, UNEP के हैं। एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, केमिकल वेस्ट एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड अंडर रिव्यू। फिर बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। सो चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है, इसको इस्टेब्लिश किया था 2005 में बाय द UNEP। तो UNEP ने चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था इन 2005। क्या क्या याद रखना है, UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। UNEP की रिपोर्ट कौन कौन सी है, ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर रिपोर्ट, और उसके बाद अडेप्टेशन रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट किसकी हैं, दीज आर ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द UNEP की रिपोर्ट है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड UNEP क्या है। वर्ल्ड डेटाबेस ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया। तो वर्ल्ड डेटाबेस ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया ये क्या है, इट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द IUCN एंड द UNEP। तो वर्ल्ड में डेटाबेस जो है प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं UNEP का क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। तो UNEP एक क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट भी रिलीज़ करती है, एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय दी FAO एंड UNEP। तो ये बेसिकली दोनों के कोलैबोरेशन से UNEP क्या रिलीज़ करती है, क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट रिलीज़ करती है। अभी बताया मैंने आपको, इमिशन गैप रिपोर्ट भी रिलीज़ करती है क्या, UNEP। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल इमरजेंसी। ट्रिपल इमरजेंसी क्या आता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द UNEP। सो ट्रिपल इमरजेंसी इज पब्लिश्ड बाय द UNEP, ठीक है। ये हाईलाइट करता है, ये बात करता है क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन। यानी कि ट्रिपल इमरजेंसी में 3 तरह की इमरजेंसी आएंगी, ठीक है। पहली इमरजेंसी क्या है, पहली इमरजेंसी है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी देखना है। फिर उसके बाद पोल्यूशन भी हो रहा है, उसको भी देखना है। और उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो ये तीनों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इट कम्स अंडर द ट्रिपल इमरजेंसी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इट कम्स अंडर द ट्रिपल इमरजेंसी। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज द IPCC, रिलीज्ड द 6 असेसमेंट रिपोर्ट। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि IPCC जो है वो अपनी कोई रिपोर्ट नहीं रिलीज़ करता, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या करता है कि कई सारी रिपोर्ट्स को कंबाइन करता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
तो इसकी 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई थी। तो आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है कि ये सिर्फ बता रही है कि कई सारे वेदर और क्लाइमेट चेंज के इवेंट हो रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल हीट हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, ड्रॉट हो रहा है। तो ये सारा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, इसके बारे में बताता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डोमिनेशन क्या है, बढ़ रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आईपीसीसी की बात करें, इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो ये इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है कौन, आईपीसीसी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1988, ठीक है, एंड इट बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी। अभी बताया था इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1875 में इस्टेब्लिश किया गया, वो इंडिया ने किया था। कम्स अंडर द अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी। सो बेसिकली आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आईपीसी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं रिलीज़ करता। आईपीसीसी क्या करता है कि बाकी जो रिलीज़ की रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स रिलीज़ होती है पूरे वर्ल्ड में, उसको क्या करता है, कंबाइन करता है और फिर उसके बाद उसका एक ब्लेंड, उसका एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो आईपीसीसी क्या करता है, असेसमेंट रिपोर्ट करता है। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि CO2, आईपीसीसी ने कहा कि CO2 का इमिशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो आईपीसी जो है CO2 कहाँ से इमिट होता है, सबसे ज़्यादा CO2 चाइना इमिट करता है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। तो सबसे ज़्यादा चाइना इमिट करता है CO2, फिर इंडिया करता है, यूरोपियन यूनियन करता है, यूएस करता है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया करता है। नेक्स्ट बात करें, क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट। क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट, इसके बारे में बात कर चुके हैं, नीदरलैंड करता है, गवर्नमेंट, शायद दोबारा आ गया, शायद ये दोबारा आ गया, जस्ट मिनट, हाँ थोड़ा सा, ओके ना। रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखिए अभी क्या है कि अभी हम बात करते हैं कि रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या, प्लस के बारे में समझते हैं। देखिए 2 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, अभी उसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इफेक्टिव लॉन्ग रेंज मैराइन कम्युनिकेशन है। आपको पता है कि जो भी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स में क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या होती है, जब इसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी दूर तक हम ट्रैवल कर सकती है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल, हम क्या कर रहे हैं कि रेडियो वेव्स को इंटरनेट जो वेव्स हैं, ठीक है, इंटरनेट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें मिक्स करके क्या बना रहे हैं, रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इफेक्टिव लॉन्ग रेंज मैराइन कम्युनिकेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था कहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट विच इज़ इन द कोलकाता, वहाँ पर इसको क्या किया गया था, इनोग्रेट किया गया था। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट इज़ द ट्रांसमिटिंग द रेडियो कम्युनिकेशन सिंगल यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करके क्या करेगा, रेडियो कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एक होता है देखिए रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है इट इज़ सिमिलर टू द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बट टू वे कम्युनिकेशन रादर देन द टेलीफोनिक कॉल। जो वॉइस ओवर इंटरनेट जो भी फीचर है, ठीक है, जैसे आपने अपने आपके फ़ोन में वोल्टी लिखा रहता है, वो क्या है, वोल्टी, वॉइस ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो वो क्या है, इट इज़ दी वन वे कम्युनिकेशन, एक जब बोलेगा दूसरे को नहीं सुनाई पड़ेगा। बट रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या हो जाएगा कि वो टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इन टू वे रेडियो, यानी कि जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको हम क्या करेंगे, ये है क्या, वन वे कम्युनिकेशन है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करेंगे, किसके, रेडियो के। सो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ अगर हम टू वे कम्युनिकेशन रेडियो के इन्वॉल्व कर देंगे, देन इट बिकम्स द रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करेगा इंटरनेट टू सेंड द डेटा फ्रॉम द वन यूज़र टू अदर, ठीक है। रेडियो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़र के डेटा को सेंड कर रहा है फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, इनेबल्स द कनेक्शन ऑफ द टू और मोर रेडियो साइट्स टुगेदर टू द डिजिटल एनालॉग, ठीक है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज़ द हाफ डुप्लेक्स एंड ओनली रेडियो ओवर डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है, इट इज़ एन टेक्नोलॉजी अलाउइंग यू टू मेक द वॉइस कॉल्स ओवर द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ द एनालॉग रेगुलर फोन लाइन्स, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट पता है, आप व्हाट्सअप कॉल करते हो तो वो क्या है, व्हाट्सअप कॉल इज़ अ फीचर ऑफ द वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल। कन्वर्ट द एक वॉइस कन्वर्ट करता है पैकेट में एंड देन सेंड टू द इंटरनेट, वो क्या करता है, जो अभी आप बोल रहे हो, ठीक है, उस वॉइस को पैकेट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो इंटरनेट के थ्रू भेज देता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या है, रेडियो वेव्स 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़, ये रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पर। पहले बात करते हैं कि
AM और FM. AM is the amplitude modulation and FM is the frequency modulation. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द AM इज़ द मच लार्जर देन दी FM. जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू जो भी चीज़ बनेगी, यानी कि जो भी वेव जाएंगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, दैट विल बी मोर इन कंपेयर टू दी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सो दिस वी शुड नोट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट बात करें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये आपको पता ही है. नेक्स्ट बात करें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो 1870 में कैरी किया गया था, ये 1930 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है कि पुअर क्वालिटी मिलती है साउंड की, ठीक है, बट ट्रांसमिट द लॉन्गर डिस्टेंस. जब कोई चीज़ लॉन्गर डिस्टेंस में जाएगी तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो जाएगी. सो बेसिकली इट सर्व्स द पुअर क्वालिटी साउंड. Right? The thing is कि it transmit up to the longer distance, but in the case of the frequency modulation, what is there? That there's a higher bandwidth, so better sound quality. ठीक है, तो this we should know about it. ठीक है, and the spectrum की बात करें, so frequency जो modulation की जो amplitude modulation की जो range होगी, ठीक है, वो just a minute, हाँ, ये amplitude modulation की जो range होगी वो वेरीज करेगी क्या 535 टू 17.5 GHz, और ये इतनी रेंज में. देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग रेंज में जा रही है. इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू द नॉइज. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज मोर ससेप्टेबल टू द नॉइज एंड इट इज़ द लेस ससेप्टेबल टू द नॉइज. नेक्स्ट बात करते हैं सिटमैक्स. सिटमैक्स क्या है? सिटमैक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज. इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड. कैसे याद किया? SIT सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज है. इट इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करें हम शहरीला डायलॉग. तो जो शांग्रीला डायलॉग है, ठीक है, शांग्रीला डायलॉग जो है इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम एनुअली. तो ये क्या है, शांग्रीला डायलॉग क्या है? ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, और कि इट इज़ एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम, ठीक है. और जो भी ये क्या करता है, जो भी स्ट्रेटजिक गैदरिंग ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन को, ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था. और it is attended by the defense ministers and the permanent heads of the ministry and the state of the Asia Pacific state. तो शांग्रीला डायलॉग क्या है बेसिकली कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इन द सिंगापुर. तो ये शांग्रीला डायलॉग आपको पता होना चाहिए. सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि शांग्रीला डायलॉग इट इज़ एसोसिएटेड विद द एशिया पैसिफिक. नेक्स्ट राइजोना डायलॉग. हम लोग हर बार राइजोना डायलॉग को करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ ये इंपॉर्टेंट क्या है, राइजोना डायलॉग इट इज़ होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. इस बार के राइजोना डायलॉग में ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिकॉज जो महसा अमीनी का जो भी इशू था उसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें ईरान को दिखाया गया कि हिजाब के लिए वो सारा इशू, तो उसकी वजह से ईरान थोड़ा सा खफा हो गया और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस टाइम के राइजोना डायलॉग में, ठीक है. And so basically it is hosted by the Observer Research Foundation with the Ministry of External Affairs. This we should note that Raisina Dialogue, it is hosted by the Observer Research Foundation with the Ministry of External Affairs. Sydney Dialogue. Sydney Dialogue क्या है? Sydney Dialogue it is the its initiative was the Australian Strategic Policy Institute. Then National इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर अथॉरिटी ये क्या है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि दिस विल फंक्शन एज द अम्ब्रेला बॉडी फॉर द ऑल द लिंकिंग प्रोजेक्ट्स. हम बहुत सारे जो रिवर्स हैं उनको लिंक कर रहे हैं, तो उसके लिए वी हैव द नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर अथॉरिटी, ठीक है, एंड इट इज़ दी हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर, ठीक है. और ये जो इंटरनेशनल लिंकिंग ऑफ द रिवर अथॉरिटी इट विल रिप्लेस द अर्लियर फॉर्म्ड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. तो नेशनल वाटर जो डेवलपमेंट एजेंसी उसको क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी. तो दिस वी शुड नो, ठीक है. फंक्शंस क्या होंगे इसके, जो भी नेबर कंट्रीज है उससे कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, और जो भी इशू है उसको क्या करना, रिजॉल्व करना, ठीक है. और ठीक है, तो इतना यहाँ से हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करें सेंट्रल वाटर अथॉरिटी. तो सेंट्रल वाटर अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जो है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है वो ग्राउंड वाटर को क्या करेगी, मेजर करेगी. ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. सो जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको फॉर्म किया जाएगा, ठीक है. किसको? नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. तो एक है नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है. तो दोनों में अंतर है. क्या अंतर है कि बेसिकली जो बोर्ड है इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक इनपुट, ठीक है.
ये क्या करेगा, साइंटिफिक इनपुट को क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन, रेगुलेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ठीक है। और इट इज़ इस्टेब्लिश इन द 1970, ठीक है, बाई रीनेमिंग द स्पोर्ट ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मेन क्या है कि ये जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी है मतलब इसके पास अथॉरिटी ताकत है, तो ये रेगुलेट करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, किसका, मैनेजमेंट करेगी, डेवलपमेंट का। बात समझ के, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ ओवरव्यू करेगी एक तरह से। बट जो बोर्ड है, बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, बोर्ड रियल काम ये करेगा, साइंटिफिक इनपुट दे रहा है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन में ध्यान दे रहा है, मैनेजमेंट में ध्यान दे रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, ऑगमेंटेशन कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है, ये सारा काम बोर्ड कर रहा है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क, पता ये चीता आए थे, तेरह चीता, ठीक है, तो ये पता चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पता चाहिए एशियाटिक चीता के बारे में, अफ्रीकन चीता के बारे में, ठीक है। तो दे आर ओनली फाइंड इन दी ईरान। जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान में फाइंड है, ईरान में मिलता है। ईरान से हमने नहीं लिया क्योंकि ईरान का जो चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हालत बहुत ख़राब है, अपेंडिक्स 1 में है। दैट्स वाई वी हैव टेकन द चीता फ्रॉम दी अफ्रीका। अफ्रीका चीता जो है वो बात किया जाए वो वल्नरेबल है। तो यहाँ से इतना पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका का जो चीता है वो वल्नरेबल है, इसलिए हम यहाँ से ले आए थे नामीबिया से। बट जो एशिया का चीता है, ठीक है, जो कि सिर्फ ईरान में मिल रहा है, वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। एशिया का चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ईरान का चीता वल्नरेबल। कुनो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे, एमपी में, पता होना चाहिए। यहाँ की एक ट्राइब बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, सहारा ट्राइब लिव्स इन दिस एरिया। सो कूनो नेशनल पार्क के पास क्या है, सहारा ट्राइब रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चंबल रिवर यहाँ से जाती है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ये पता होना चाहिए यहाँ से बारे में। नेशनल पार्क्स के बारे में बात किया गया, नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बाउंड्री डिफाइंड होती है, एंड इट कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। सो जो यहाँ का जो भी नेशनल बोर्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, जो कि चीज़ें डिसाइड करता है, इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दिस वी शुड नोट कि नेशनल बोर्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इतना यहाँ से पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी नेशनल पार्क है, ठीक है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं। नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क को नहीं इसको उल्टा करेंगे पहले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना सकते हैं, पर नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, डिग्रेडेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द बोथ द सेंटर एंड स्टेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द बोथ द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क्स भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों की वजह से डिसाइड कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क, बट द नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे मैंने बताया, नेशनल पार्क्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड नहीं कर सकते, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क। ढींग पटके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ढींग पटके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, आसाम में है, ये पता होना चाहिए। 7th नेशनल पार्क्स है इन द आसाम। आसाम के और नेशनल पार्क्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आसाम के दैट इज़ मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, ढींग पटकई और ढींग पटकई और उसके बाद दम्फा, ठीक है। तो ये सारे पार्क हैं किसके, डिब्रू साइखोवा, सॉरी, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ढींग और डिब्रू साइखोवा। इसको याद कैसे करेंगे, मोंग D1 D2। मोंग इज़ मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। D1 इज़ डिब्रू साइखोवा, ढींग पटकई, एंड नेक्स्ट इज़ डिब्रू साइखोवा। इसमें से मोंग जो है ये क्या है, ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करें रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क क्या है, रायमोना नेशनल पार्क अभी बताया मैंने आपको कि ये बेसिकली कहाँ का है, इट इज़ बेसिकली इन दी आसाम, ठीक है। तो एंड इट फॉर्म्स दी इट इज़ इन दी रिपू रिजर्व फॉरेस्ट एंड दी मानस नेशनल पार्क के जो बफर एरिया है उसमें ये पड़ता है, इंडिया भूटान बॉर्डर पे है, ये पता होना चाहिए। IUCN रेड लिस्ट। कुछ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। चीतल लीस्ट कंसर्ट है। बारहसिंगा वल्नरेबल है। MP और UP में बारहसिंगा मिलता है। सांभर वल्नरेबल है, उड़ीसा में मिलता है। कैसे याद किया, सांभर खाते भी हैं, इडली सांभर खाते हैं, सांभर वेरी टेस्टी,
वेरी टेस्टी, वी फॉर वेरी, वी फॉर वल्नरेबल, सो सांभर इज वल्नरेबल। ठीक है, अभी ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन क्या है, एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अफ्रीकन चीता क्या है, वल्नरेबल, याद करना सब ऐसे ही। हॉग डियर इज इंडेंजर्ड। ठीक है, हॉग डियर इंडेंजर्ड, ग्रासलैंड ऑफ द तराई में मिलता है। हंगुल पता होना चाहिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सीआर है। हंगुल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। संगई डांसिंग डियर बोलते हैं, इट इज़ इंडेंजर्ड। हंगुल सान डांसिंग डियर मणिपुर में मिलता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग वेटलैंड है, फुमडी मिलती है यहाँ पर, फुमडी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन सी नया न्यू साइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू 6 न्यू साइट्स अपार्ट फ्रॉम द कुनो नेशनल पार्क वर आइडेंटिफाई अंडर द प्रोजेक्ट लाइन। ठीक है, माता नेशनल पार्क एमपी में है, सीता माता राजस्थान में है, और उसके बाद कुंद्रा हिल्स, इट इज़ इन दी राजस्थान। गांधी सागर मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ राजस्थान, और उसके बाद जसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन द गुजरात। प्रोजेक्ट लॉयन क्या है, एशियाटिक लॉयन को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था 2020 में। एशियाटिक लॉयंस, ठीक है, एशियाटिक लॉयंस के बारे में बात करें। एशियाटिक लॉयंस, यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एशियाटिक लॉयंस क्या है, स्मॉलर अफ्रीकन लॉयंस। चीता जो था, कौन सा चीता, एक है एशिया का चीता, एक है अफ्रीका का चीता। एशिया का चीता जो है वो छोटा है, स्मॉल है, ये क्या है, बिग है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लॉयन जो होगा वो एशिया का जो लॉयन होगा वो छोटा होगा अफ्रीका से। ठीक है, एशियाटिक लॉयन अभी कहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क में है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और उसके बाद गिर नेशनल पार्क, गिर के प्रोटेक्टेड एरिया का गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, और उसके बाद मिथियाला सेंचुरी, ये पता होना चाहिए। प्रोटेक्टेड स्टेटस एशियाटिक लॉयंस का है, इंडेंजर्ड। एशियाटिक लॉयन इंडेंजर्ड। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एशियाटिक लॉयन कैसे है, इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो इफेक्ट करता है टाइगर और लॉयन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो होता है वो बेसिकली जो लॉयंस होते हैं और जो टाइगर होता है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ की है। ये जो सेंसस था 2020 का, उसके हिसाब से बताया गया कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ की गई है, 523 से 674 हो गई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें यमुना रिवर फोर्थ फॉर्मेशन। यमुना में क्या हो रहा था, यमुना में फोर्थ फॉर्मेशन हो रहा था, झाग निकल रहा था। ठीक है, तो अब बेसिकली ये क्या हो गया, कॉज ऑफ कंसर्न हो गया कि भाई यमुना में बेसिकली प्रेजेंस ऑफ क्या है, फॉस्फोरस है, और उसके बाद सल्फेट्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, दिल्ली में यमुना में झाग निकल रहा था। ये ठीक है, फोम या बबल बन रहा था। ठीक है, तो ये 15 होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का क्या है, ये इंडिकेशन है। ठीक है, और यमुना एंड द हाई अमोनिया लेवल, यानी कि यमुना में जो भी अमोनिया का जो लेवल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक्सेप्टेबल जो मैक्सिमम लिमिट है अमोनिया की इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ 0.5 पर पार्ट मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का आपने कई जगह मार्क देखा होगा, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी मैक्सिमम जो भी परमिसेबल जो लिमिट है अमोनिया की इन द ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ द 0.5 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, कॉज ऑफ हाई अमोनिया के कॉजेज़ क्या हैं, कहाँ से निकल रही है, फार्मिंग से निकलती है अमोनिया, पता है, एनिमल हस्बेंड्री से, बायोमास, इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाई अमोनिया वाटर बॉडीज़ की वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन जहाँ हुआ तो ऐसे लेयर बन जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो BOD की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो BOD की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अंदर के जो मेराइन एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ये पता होना चाहिए। यूट्रोफिकेशन आ गया। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन है कुछ नहीं, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि इनरिचमेंट ऑफ द वाटर बाय द न्यूट्रिएंट सॉल्ट कॉज दी स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोसिस्टम। कुछ नहीं है, पानी में क्या ऊपर सब आ गया ऐसे फंजाई आ गई। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो BOD जो होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाएगी। एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी बढ़ सकती है। ठीक है, रीज़न फॉर इंक्रीज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन, डिस्चार्ज यूज़ ऑफ द वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल मिक्स अगर वाटर हो रहा है किसका, वाटर बॉडीज़ से। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। यमुना का जो सोर्स है क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, तो ये पता होना चाहिए। यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पे है, इट इज़ नियर द बंदरपूछ इन दी मसूरी रेंज।
ठीक है, ऑफ द हिमालयन इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं यमुना में। इट इज़ दी लखवार व्यासी डैम उत्तराखंड। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ बिकॉज दिस इज रिवीजन सेशन, मैं से धीरे नहीं हो सकता, प्लीज़ आप कोऑपरेट करें, ये वीडियो को धीरे कर सकते हैं आप, ठीक है, स्पीड में जाके। फिर लखवार व्यासी डैम ये उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद तेजवाड़ा बैराज डैम, ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है यमुना की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टूंस, हिंडन और गिरी। तो चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा, ठीक है, याद करके फिर से याद कर लें, चंबल, ठीक है, चंबल ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद कौन है, सिंध है, सिंध इज द ट्रिब्यूटरी, बेतवा, बेतवा इज द ट्रिब्यूटरी, केन, केन इज द ट्रिब्यूटरी, टोन इज द ट्रिब्यूटरी, हिंडन, हिंडन इज द ट्रिब्यूटरी, गिरी, ये क्या है, ये सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये सारी ट्रिब्यूटरी है गंगा यमुना की। यमुना कौन कौन सी कंट्रीज स्टेट से जाती है, दिल्ली से जाती है यमुना, नोएडा, मथुरा, आगरा। 3, दिल्ली, यमुना, मथुरा, आगरा। आगरा तो पता ही होगा, संगम, ठीक है, नो प्रयागराज, ठीक है, तो नॉट आगरा, मथुरा, आगरा। तो ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ से जाती है। सफ़र ऐप के बारे में बात कर चुके हैं ऊपर अभी, ठीक है, ये बेसिकली एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए सफ़र ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को रिलीज़ करता है। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो पोल्यूशन है, स्पेशली अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया है। पॉल्यूटेंट कौन कौन सी मेजर करेगा सफ़र ऐप, ये सफ़र ऐप डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, हम फिर से बता देता हूँ। PM2.5, PM10, ओजोन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉयलिन, जेलिन और मरकरी। इन्फ्यूज़र ये बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। एडवांस एयर क्वालिटी पोल्यूशन वार्निंग सिस्टम ये है क्या, बेसिकली ये एयर क्वालिटी की एडवांस में वार्निंग देगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, पुणे में जो है उसने इसको रिलीज़ किया कि बेसिकली जो स्टबल बर्निंग का इशू है, ठीक है, उसके लिए ये एडवांस वार्निंग देगा, तो ये पता होना चाहिए। एंड इट विल मेजर द PM2.5 पार्टिकल एंड जो भी PM10 पार्टिकल एंड जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो भी पार्टिकल्स हैं उसको क्या करेगा, ये मेजर करेगा। समीर ऐप, ठीक है, समीर ऐप बेसिकली ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको बनाया हुआ था, ठीक है। कलर कोडेड फॉर्मेट में ये डेटा को रिलीज़ करेगा, ठीक है। 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन के बारे में ये बात करता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बात कर चुके हैं अभी हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है, तो ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आएगी, ठीक है। ये पॉलिसी और प्रोग्राम को फॉर्मेशन के लिए ये एग्जीक्यूटिव आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम एक्रोसिव स्कीम, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विस। तो ये एक्रोस स्कीम का क्या है, फुल फॉर्म है। डीप ओशन मिशन इंपॉर्टेंट है, डीप ओशन मिशन क्या है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस इन 2018, ठीक है। इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट आएंगे, पहला है डीसैलिनेशन प्लांट बाय द टाइडल एनर्जी एंड द सबमर्सिबल व्हीकल। तो 2 प्रोजेक्ट आएंगे किसमें, डीप ओशन मिशन में, ठीक है। तो बेसिकली इट एम्स टू कंडक्ट द एक्सप्लोरेशन अंडर वाटर वर्ल्ड वाइड सिमिलर एज द इसरो डज फॉर द स्पेस। जैसे इसरो ने बेसिकली स्पेस में जाके डीप ओशंस जो डीप स्पेस मिशंस किए हैं, इन द सेम वे द डीप ओशन मिशंस लॉन्च्ड बाय द लॉन्च्ड अंडर द और इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस इन 2018। ये डीप जो भी ओशंस हैं उसको क्या करेगा, उसमें रिसर्च करेगा। एंड बेसिकली इसके दो प्रोजेक्ट है, डिसैलिनेशन प्लांट बाय द टाइडल एनर्जी एंड द सबमर्सिबल प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेशनल मॉनसून मिशन। तो ये भी क्या है, नेशनल मॉनसून मिशन, इट इज़ ऑल्सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो ये क्या है, जो भी फोरकास्टिंग ऑफ द मानसून है उसको ध्यान करेगा। इनक्वाइज क्या होता है, दैट इज़ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये पता होना चाहिए, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये पता होना चाहिए आपको कि द हेडक्वार्टर ऑफ द इनक्वाइज दैट इज़ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इट इज़ इन दी हैदराबाद, ठीक है। तो 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये इट इज़ द यूनिट ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो मैंने बताया था कि अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। सो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत क्या है, इसी के अंतर्गत जो इनक्वाइज है,
ठीक है, वो इस्टेब्लिश्ड है, इसकी एक यूनिट है इन दी हैदराबाद। ठीक है, तो कई सारे इसके इनिशिएटिव भी हैं इनक्वाइज के, जैसे इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोरल बीचिंग अलर्ट, डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन क्या है? डिजिटल ओशन क्या है? डिजिटल ओशन इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है, ये पता होना चाहिए। और किसके अंतर्गत है? अभी बताया कि द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिजिटल ओशन मिशन। ठीक है, ये क्या है? जो भी डिजिटल ओशन का जो डेटा मैनेजमेंट है, वहाँ से डेटा को निकालना है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा? ये करेगा। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसको रिलीज़ कौन करता है? ITU, दैट इज़ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है। साइबर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाई द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन इट इज़ फाउंड दी, जो भी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है 1865 में इसको फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडिया जो है, इंडिया इसका एक रेगुलर मेंबर हो गया था 1952 से। इतना ही पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, फिर उसके बाद क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, ये कौन रिलीज़ करेगा? ये NCRB, जो भी क्राइम का डेटा होता है मोस्टली वो NCRB रिलीज़ करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसने बात किया कि जो भी क्राइम अगेंस्ट जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो 400% राइज कर गए हैं इन दी साइबर मैटर्स इन द ईयर ऑफ 2020। 3 डायमेंशंस हैं टू मॉनिटर दी साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जैसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल और लीगल और इंटरनेशनल। फिलहाल ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए नेशनल कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड कंट्रोल ऑपरेशनल ऑफ द इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। जो भी इंडिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको बेसिकली कमांड कंट्रोल करने के लिए वी हैव द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं विच इज़ इन करेंट टाइम इट इज़ दी अजीत डोवाल। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर काउंसिल इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, बेसिकली ये क्या है? न्यूक्लियर के जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताया कि 2 काउंसिल हैं इसमें। पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेकंड वन इज द पॉलिटिकल काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इट इज़ द अंडर द मिनिस्ट्री दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मिटी के अंतर्गत क्या है? सर्टेन क्या है? सर्टेन इट इज़ अ नोडल एजेंसी डील्स विद द साइबर सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट है। सर्टेन क्या है? सर्टेन इट इज़ अ नोडल एजेंसी दैट डील्स विद द साइबर सिक्योरिटी। हैकिंग और फिशिंग का जो भी इशू है वो क्या सर्टेन क्या करता है? डिस्कस करता है। ठीक है, बाकी साइबर सुरक्षा केंद्र हैं हमारे यहाँ, साइबर सुरक्षा भारत ये सारे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इट इज रिलीज बाय द नीति आयोग। कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, और जो 2021 का रिलीज़ किया गया था। ठीक है, अर्लियर एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब नेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ कर रहा है? नीति आयोग। उसके अलावा एक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो कौन रिलीज़ कर रहा था? UNDP। और उसके बाद ऑक्सफेम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि UNDP। ठीक है, एंड प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों हैं, ये दोनों मिलकर क्या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकाल रहे थे। बट इंडिया ने क्या निकाला? इंडिया ने निकाला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द नीति आयोग। सो दिस वी शुड नो फ्रॉम हियर। ठीक है, इसके 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पता होना चाहिए। 12 इंडिकेटर हैं। कितने इंडिकेटर हैं? 12 इंडिकेटर हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार जो 25% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ये पता होना चाहिए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो ये मैंने बताया क्या कि UNDP और उस जो भी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। इंडिया की जो रैंक है वो 62 है अमंग द 109 कंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे।
ठीक है। सो नेशनल फैमिली जो हेल्थ एंड सर्विस है, ये क्या है, बेसिकली ये रिलीज़ किया जाता है, इसको डेजिग्नेट किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पॉपुलेशन एंड साइंस, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है NHFS 5 का जो सर्वे आया है, ठीक है, जिसमें 67 इंडिकेटर थे। कौन कौन से इंडिकेटर थे, कुछ नए इंडिकेटर भी थे इसमें, जैसे लाइक द पॉपुलेशन, हाउस सर्वे, मैरिज फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, वैक्सीनेशन, इसको भी इंक्लूड इसमें किया गया था। ठीक है। तो मेन चीज़ है, क्या आप यहाँ पर देख ले द कंपैरिजन बिटवीन दी NHFS 4 एंड 5। तो जो भी स्टंटिंग है, स्टंटिंग जो है वो 38% थी, रिड्यूस हुई 21% में। स्टंटिंग क्या होती है, स्टंटिंग क्या होती है कि आपका जो हाइट के अनुसार जो वेट का रेशियो, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग, तो 35% हो गया। वेस्टिंग जो है आपके वेट के अनुसार आपकी जो हाइट का रेशियो है वो 21% से 19.3 हो गया, कम हो गया है। अंडर वेट जो है वो भी कम हुए हैं, 32% है। तो 32% जो लोग हैं वो अंडर वेट हैं। और उसके बाद वीमेन कितनी ओवर वेट हैं, तो वो कितनी है, इट इज़ दी नियर अबाउट दी 40% जो वीमेंस हैं वो ओवर वेट है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ गया है, पहले 33% था। मेन कितनी ओवर वेट है, मेन 38% ओवर वेट है, यानी कि इन द केस ऑफ द ओवर वेटिंग, मेन और वीमेन दोनों का जो परसेंटेज है, इट हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है। बट इन केस ऑफ द स्टंटिंग वेस्टिंग एंड दी अंडर वेट, जो यानी कि वो जो है वो रिड्यूस हुआ है कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में, यानी कि हमने कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में ध्यान दिया बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द कंसर्न ओवर द न्यूट्रिशन। जो भी स्टैंडिंग वेस्टिंग ऑन द अंडर वेट है, उसके जो परसेंटेज है वो क्या है, वो बढ़ा है, मतलब घट गया है। ठीक है। और जो चाइल्ड मैरिज है वो भी, उसका जो परसेंटेज है वो क्या है, घट गया है, 27 से 23 हो गया है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेवलेंस है, ठीक है, तो उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रेवलेंस है वो विमेंस में तो इंक्रीज़ हो रही है, पर जो मैंस में जो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो क्या हो रहा है, वो मैंस में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि विमेन पार्टिसिपेशन इन द स्टेम, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। ठीक है। तो स्टेम में क्या है, मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड द मैथमेटिक्स, इसमें इसको स्टेम बोलते हैं। विमेंस का जो इसमें पार्टिसिपेशन है, इट इज़ नियर 43%। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इंडिया में स्टेम की जो जॉब्स हैं वो 14% है। ठीक है। यानी कि जो विमेंस का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है स्टेम में वो 43% है, बट द परसेंटेज ऑफ द जॉब अवेलेबल इन इंडिया इज़ 14%। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज़ द विज्ञान ज्योति योजना या विज्ञान ज्योति स्कीम। इट इज़ लॉन्च इन द डिपार्टमेंटल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। तो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये वही बात करता है कि जो भी स्टेम फील्ड में जो भी बच्चे हैं उनका क्या करें, पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। किरण स्कीम, इट इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये भी बात करता है, क्या ये बात करता है कि जो भी रिसर्च और इनोवेशन में और नर्सरिंग में कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे उनको सेक्टर में बढ़ाया जाए। ठीक है। तो गति स्कीम, ये सारी स्कीम ऐसे ही हैं। ठीक है। DST के अंतर्गत ये भी है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया था। कितनी इनइक्वालिटी पूरी वर्ल्ड में है, तो ये कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इट इज़ रिलीज बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। सो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिलीज थी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्या है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो भी पूरेस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है बेयर्स एनी वेल्थ पॉजेस 2% ऑफ द टोटल वेल्थ। जो जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उसमें से मान लीजिए 50 लोग जो नीचे वाले हैं वो सिर्फ 2% वेल्थ एक्वायर करते हैं पूरे 100% वेल्थ का। ठीक है। समझिए होंगे, 100%, 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोग अगर नीचे तबके के जो लोग हैं वो सिर्फ 2% एक्वायर करते हैं। ठीक है। वेर एज रिचेस्ट 10% ऑफ द ग्लोबल अक्रॉवर 76% ऑफ द वेल्थ। अब जो 50 ऊपर बच गया उसमें से जो 10 हैं, टॉप 10 है, वो 76% वेल्थ को एक्वायर करते हैं। तो कितनी इनइक्वालिटी है, नीचे के 50 लोग हैं वो 2% ले रहे हैं, ऊपर के जो 10 लोग हैं वो 76% ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है। तो इसको दिखाया गया है, दिस इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इसको रिलीज़ करती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को। तो ये पता होना चाहिए, यानी कि टॉप 1% जो है वो पॉपुलेशन होल्ड्स मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल इनकम। ठीक है। बॉटम हाफ जस्ट 13%। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फीमेल लेबर फोर्स की जो पार्टिसिपेशन है, जो शेयर है, वो 18% है।
सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एवरेज एशियन 21%। यानी कि जो इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 18% है, पर अगर ग्लोबली देखा जाए तो जो भी फीमेल लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है इट इज़ 21%। इंडिया इज़ द लो कार्बन इमीटर, इंडिया क्या है, लो कार्बन इमीटर है इन कंपेयर टू एन एवरेज यूएस सिटीजन। इंडिया का जो बेसिकली इमिशन है, एवरेज इमिशन पर कैपिटा बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी क्या था, ये है, दिस इज द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बाय द इनइक्वालिटी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये क्या है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये क्या निकालता है, ये ऑक्सफैम इंडिया निकालता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट निकालता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाय द ऑक्सफैम इंडिया, बट दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, वायरस बाहर से आता है हमेशा, इसलिए वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बताया कि 31 दी जो भी वेल्थ ऑफ द इंडियन बिलियनियर इंक्रीज बाय द 35% ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड 90% सिंस 2009। यानी कि लॉकडाउन में जो भी वेल्थ है इंडिया के जो रिचेस्ट पीपल की, बिलियनियर्स की, वो 35% इंक्रीज करी है, और लॉकडाउन में और 2009 से वो 90% इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ द 6th इन दी वर्ल्ड आफ्टर द यूएस, चाइना एंड द जर्मनी एंड रशिया एंड द फ्रांस इन द नंबर ऑफ द बिलियनियर्स। नाउ कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इज रिलीज बाय द ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इससे पहले क्या है, इंडिया वायरस रिपोर्ट, इंडिया इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट इज ऑल्सो रिलीज बाय द ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कन्फ्रंटिंग कार्बन इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इट इज रिलीज बाय द ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड द स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इश्यूज। तो बस यहाँ से इतना पता होना चाहिए कि जो भी ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, ठीक है, जो भी ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, ठीक है, वो कई सारी रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है, जैसे कन्फ्रंटिंग कार्बन इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, ठीक है, और कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। 3 रिपोर्ट है, वो कौन रिड्यूस कर रहा है, 3 रिपोर्ट है, कौन कौन सी, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल वाली, ठीक है, सॉरी इनइक्वालिटी रिपोर्ट वायरस वाली, और कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी वाली, और कार्बन कन्फ्रंटिंग इनइक्वालिटी वाली। ये तीनों रिपोर्ट जो है ये कौन रिलीज़ कर रहा है, ये तीनों रिपोर्ट कौन रिलीज़ कर रहा है, ये तीनों रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक है। बट अगर यहाँ से बात करेंगे इसके बारे में, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो वो ऑक्सफैम इंडिया रिलीज़ करेगा, इतना यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे, 1 घंटे की लगभग वीडियो होगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, और आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।